आयोजित वेबिनार में आप सभी मान्यगणों का मैं एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यह हमारा 92वां वेबिनार है और डॉक्टर पद्मश्री सुखदेव थोरात सर के कुशल नेतृत्व तथा मार्गदर्शन के तहत पिछले 2 सालों से विभिन्न विषयों पर यह वेबिनार मालिका जारी है। सफलतापूर्वक यह मालिका हमारी चल रही है। सामाजिक न्याय, जाति भेद, मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य, लिंग भेद, शिक्षा, विषमता निर्मूलन में महापुरुषों का योगदान, नया शैक्षिक धोरण, जातिवाद, शोषण, हिंसाचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मागास वर्गों की सामाजिक, राजकीय तथा सांस्कृतिक स्थिति, ऐसे अन्य विषयों पर, कई विषयों पर इस मंच पर चर्चा हो चुकी है और साथ ही साथ सामाजिक प्रश्नों को उजागर करने वाले अनेक किताबों पर चर्चा भी इस मंच पर हुई है। आज का यह वेबिनार है 92वां वेबिनार भी इसी एक किताब पर, ऐसे ही एक किताब पर आधारित है। तो किताब अल्पसंख्याकों के प्रश्नों पर समाज को खबरदार तथा जागरूक करना चाहती है। यह किताब है रीडिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया, फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव। इस बुक के जाने माने राइटर है जो हमारे बीच उपस्थित है, डॉक्टर ख्वाजा जियाउद्दीन सर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, एसोसिएशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की अध्यक्षता करने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात सर, आपका भी एसोसिएशन की ओर से स्वागत है। डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर, डॉक्टर गौतम कामले सर, डॉक्टर विमल थोरात मैडम, आपके आयोजन के तहत यह मालिका शुरू है। आपका भी इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। कई राज्यों से नियमित रूप से हमारा साथ दे रहे हैं हमारे श्रोतागण, उन आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा के अध्यक्ष ऑनरेबल डॉक्टर सुखदेव थोरात सर को मैं इस वेबिनार की परिचयात्मक टिप्पणी के लिए आमंत्रित करती हूँ। Sir, you are muted, sir. Voice is not coming. शुक्रिया, धन्यवाद विद्या। जैसा कि आपने कहा, ये 92nd वेबिनार है, पिछले 2 साल से चल रहा है और जिस इशू पे हमने डिस्कशन किया उसका भी आपने उल्लेख किया है। कुछ दिनों से हम ये शुरुआत की है कि कुछ जो अच्छी किताबें हैं वो डिस्कशन के लिए ली जाए और किताब में जो कंटेंट है उसके बारे में उसके ऑथर जो है वो हमारे साथ उनके विचार व्यक्त करे। इसके पहले मेरा ख्याल है सुकुमार की किताब थी द डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन। उसके बाद आज जो है माइनॉरिटी के इश्यूज पे जो किताब आई है KM जियाउद्दीन की, वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में है, मनु में। तो हम उससे सुनना चाहेंगे कि माइनॉरिटी की जो समस्या है उसके बारे में इस किताब में उनकी क्या सोच है। इसके आगे भी 2-3 लाइन में हमारे पास 2-4 और किताबें हैं बड़ी अच्छी, उसका भी डिस्कशन होगा। इतना ही मैं कहूँगा और मैं विद्या को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गेस्ट को इंट्रोड्यूस करे और उसके बाद उनको रिक्वेस्ट करे कि वो अपना हमसे वो बात करे। जी सर, थैंक यू सर। अभी मैं विनीत दुपारे को ऑनरेबल जियाउद्दीन सर जी का परिचय करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। विनीत। हाँ मैम, आई एम ऑडिबल मैम? यस, ऑडिबल। ओके मैम, वेट मैम। Good evening and Jai Bhim to everyone. Firstly, I would like to thank the Association for Social and Economic Equality for giving me this opportunity. It's my pleasure to introduce Honorable Speaker Dr. Khaja Mohammad Jiauddin,
sir. He teaches in the Department of Sociology and is associated with Center for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy at Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad, India over 15 years. He also taught in a Department of Sociology for 6 academic years in Jamia Millia Islamia and served as a visiting faculty at Jamia Hamdard in New Delhi before moving to Hyderabad. He attained initial degree in sociology from Jamia Millia Islamia and MPhil from Jawaharlal Nehru University and PhD in sociology from Delhi School of Economics, University of Delhi. Apart from his various research papers, a few of his book publications include Muslims of India, Exclusionary Process and Inclusionary Measures by Manang Publications, 2012, regarding minorities in India, Forms and Perspective by Rawat Publication, Dimension of Social Exclusion and Ethnographic Exploration by Cambridge Scholar Publication. Hello, Vineet. Vineet. Vineet, your voice is not coming. You are muted. I think he is left. So if you allow, we can start. We have lost Vineet at the moment. Okay, sir. Please welcome, sir. Please start your speech. Thank you so much, Vidyaji, for inviting me on the forum of Association for Social and Economic Equality. I was very happy and excited to hear that 92 webinars you have conducted over the last 2 years, which is one of the major achievement. Sustaining webinar these days has become a major challenge. Second, that having guardianship and support of our most beloved academicians of the country is another fortunate that Association for Social and Economic Equality is having. And I am given chance to share my thoughts and why I wanted to attempt this volume on minorities in India. So thank you so much, and thank you, Professor Sukhdev Thorat sir, for giving and gracing. This is the second chance I'm able to interact when we missed you physically at Hyderabad last month. So thank you for sparing your time with on this forum. I'm also very happy to see that the initiative, because the question of minorities in India, what I wish through this volume was something which has and had been part of my thinking, my inhibitions at times, my anxieties while studying one particular subject during my academic beginning, and then while trying to attempt to understand Indian sociology as a student, you tend to have a challenge that is it Indian sociology that addresses the questions of every communities of the country, or is it that Indian sociology or social sciences giving a space to various forms of communities whom at one place of time we call minorities today, and we have been ignorant or we have been consciously not chosen to study this. And very crudely, some of the scholars, including Imtiaz Ahmed, Rovena, says that, is there any study on minorities in India? And that question is precisely very important. And that Dr. Jaya, Yes, you sir. have also choice. I am not saying, but you have also a choice to speak in Hindi, Urdu combined, if you like. Okay. Yeah, some of the audience is comfortable with Hindi. They are from Madhya Pradesh, another area, but it's up to you. कोई problem नहीं उसमें.
नहीं sir, I'll mix it up. So Okay. Oh, the formula which we have in our university for students, that okay. Go ahead. So Go ahead. तो साथियों, ये दो पूरी किताब लिखना और ये किताब के बारे में सोचना एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, बट ये दरअसल पूरे खास तौर से मेरे और मेरे से कई सारे सोशियोलॉजी के साथियों के जहन में बात थी कि डू वी हैव टू स्टडी माइनॉरिटीज as an important component, as an important discourse in Indian sociology, या माइनॉरिटी जो नोशन है जो पिछले 200 सालों में हिंदुस्तान में आई, उस पे बात करने की जरूरत नहीं है. And that these kind of challenges were also posed and we also created when we used to visit, Indian sociological conferences will be there every year at different places. तो हमने जब इन सवालों को रखा कई बार, तो इन सवालों को बहुत अहमियत नहीं दी गई. और I'm giving you, this is the background why minorities and reading on minorities are important. Second, that then we also realized, and many of my senior academicians in sociology, my senior professors, we discussed and we thought that क्यों नहीं इस मुद्दे को कोई प्लेटफॉर्म के जरिए भी बात की जाए, क्योंकि जो कोर्स करिकुलम का प्रोसेस है पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज में पूरा ऑटोनोमस है. हर यूनिवर्सिटी को आजादी है अपने अपने सिलेबस बनाने की, पढ़ाने की, और किस तरह से पढ़ाते हैं. तो दूसरी बात ये थी कि क्यों नहीं इस को इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के जरिए हम लोग लाएं, जिसमें कई सारे प्रोफेसर दिल्ली के हैं जिन लोगों ने सपोर्ट किया और उन्होंने इस बात को उठाया उस फोरम पे. And we realize that lot of inherently there are challenges to consider minority studies as one of the core of Indian sociology. तब मुझे एहसास हुआ जब मैं और मैंने ये सोचा कि ये जो पेपर्स कुछ लोगों ने लिखे हैं, प्रोफेसर कामले ने, जो प्रोफेसर जोगदान ने और कई सारे लोगों ने बॉम्बे स्कूल सोशियोलॉजी से, उनकी बातें काफी हद तक सही दिखती हैं कि जब सोशियोलॉजी ऑफ दलित स्टडीज की बात हो रही थी या सोशियोलॉजी की बात वो करते हैं, तो कहते हैं ये तो पूरा हिंदू सोशियोलॉजी दिखता है, ये ब्राह्मण सोशियोलॉजी दिखता है, ये हिंदुस्तान की सोशियोलॉजी नहीं दिखती है. And that also gives you platform to locate about the minorities, that yes, there are certain areas which is missing in the compartment of Indian sociology. And then we put forth into the forum. Indian Sociological Society ने इसको ad hoc body के तौर पे एक बार माना कि हाँ, कोशिश करते हैं इस पे कोई काम होता है. Why there is a problem, friends? Because सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में अभी भी हम सबके जहन में या नए नौजवानों में ये है, रिसर्च स्कॉलर्स में, माइनॉरिटी स्टडीज की जब बात होती है तो उसे रिलीजियस स्टडीज में डाल देते हैं, उसको एथनिक दूसरे स्टडीज में डाल देते हैं और कहते हैं ये सोशल साइंस का डोमेन का नहीं है, रिलीजियस स्टडीज का मैटर है. और यही समस्या अमेरिकन सोशियोलॉजी में शुरू से रही कि माइनॉरिटीज की जब बात होती है तो हम उसे एक यूनिलिनियर पर्सपेक्टिव से देखते रहे हैं. तो मैं ज्यादातर बात करने की कोशिश करूंगा हिंदुस्तानी सोशियोलॉजी और इंडियन सोशल साइंसेस में माइनॉरिटी स्टडीज की क्या अहमियत है और क्यों हमें इस तरह की बातों को लाई गई है, जो हमने इस किताब के जरिए सबके सामने रखने की कोशिश की है. तीसरी बात इसको कैसे खारिज करते हैं, अंग्रेजी में से कहते हैं एक्सक्लूड करना. सो इट इज नॉट एक्सक्लूजन ऑफ द कम्युनिटीज बट आल्सो एक्सक्लूजन ऑफ द रिसर्च एरियाज, teaching domain of some communities, which is primarily very important, right? So minority studies in itself got excluded, and on the basis that what kind of theoretical basis you have to present and research on minorities in India. तो ये भाई important social sciences में डोमेन है, बड़ा आसान और बहुत ट्रिकी सवाल रहता है कि किसी भी कोर्स को थ्योरी के नाम पर आप, वो एक दिन का नहीं है, वो पहले से होता रहा है. जब भारत में सोशल साइंसेस में किसी मुद्दों को, किसी खास मुद्दों को लाया गया, तो इन 3 सवालों को जहन में रखते हुए हमने इस बात को समझने की कोशिश की. और
काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी सीरीज में ये दूसरा वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम दिल्ली से अरविंदर अंसारी और इम्तियाज अंसारी की वॉल्यूम आई थी, जो पहला अटेम्प्ट था माइनॉरिटीज के लोकेट करने की। और इस वॉल्यूम में हमने ये देखा है कि माइनॉरिटीज को जो रिलीजन के साथ एसोसिएट करके खारिज करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, उसके पूरे सवाल को एड्रेस करने के लिए वी वांटेड टू ब्रिंग various forms of minorities which exist in Indian society, and then what kind of perspective it will have. So and then I'll tell you the chapters which deals of various aspects of minorities in India, quite contrary to our understanding or our common sense of understanding about minorities. And आसानी से हम कहते हैं minorities का मतलब, चूंकि ये शुरू ही इस बात से हुआ था, और इसीलिए हम कहते भी हैं माइनॉरिटीज को हम हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ते हैं, और वो करेक्ट है टू सर्टेन एक्सटेंट। बट हमें वो कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती है कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। मैं अभी भी कई जगह दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके इस मौजू पे बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं माइनॉरिटीज की क्यों बात करते हैं, आप सीधा कहिए मुस्लिम समाज की बात करिए, या इस्लाम की बात करिए। तो ये जो सवाल आते हैं बहुत अच्छे चैलेंजेस देते हैं आपको और एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या माइनॉरिटी का जो नोशन है हम ऐसे ही देखते हैं, या ये ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और उसको हमें डीपली पढ़ने की जरूरत है और उसके पूरे एपिस्टेमोलॉजी को देखने की जरूरत है, जो इसके एक चैप्टर में मैंने बहस करने की कोशिश की है कि कैसे वेस्ट और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी स्टडीज को देखा है। साथियों, इस किताब के जरिए हमने ये भी बात करने की कोशिश की है, एंड आई विल रीड सम ऑफ द para which I wanted that will make you more sense at times. So when we see that the integrity and reliability of the conceptualizations or the term minorities in sociological and social sciences discourse, we find vividly that minorities are portrayed differently, and reading on minorities conceptually and methodologically finds very less attentions because in the name of absence of any theoretical ground. तो ये किसी थियरीज के बुनियाद को नहीं रखने की वजह से लोग इसको खारिज करते रहे। इसलिए कई बार हमने ये देखा है कि, और बहुत सारे टेक्स्ट में आप रेफरेंस देखेंगे, माइनॉरिटी टर्म इज लेस डेरिवेटरी समटाइम्स बट देन मोर पॉलिटिकल एंड अ सोर्स ऑफ assertions to the discriminated communities. And take an example of people, African American origins in United States of America, LGBTQI, South Asian colors जो अमेरिका में रहते हैं और certain parts of the world. Religious minorities सिर्फ इस्तेमाल होता है political metaphor में, और that is precisely because it gives lot of political dividends. मतलब ये राजनीति में, पॉलिटिक्स में काफी मदद करता है, लोगों को इससे फायदे होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा चलन में है, बहुत ज्यादा पॉपुलर डोमेन में है कि माइनॉरिटी टर्म यूज होगा, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो प्रयोग है, वो इतना कॉमन सेंसिकल है कि वो सिर्फ मेटाफर बन के रह गया है, और वो एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेसेस को नहीं देखते हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, कैसे है। और इसके लिए हमें काफी सारे डिफरेंट रेफरेंसेस मिलते हैं। Definitely, sociology of minorities would hit the deep of subjects wall and try to find the questions like why minorities should not be studied separately in the epistemological ways. For example, I just shared you Jogdan and Kamble in 2013 writes a paper, The Sociological Traditions and Their Margins, the Bombay School of Sociology and Dalits, which can be considered in a way a benchmark to negate the exclusion in the syllabus and learning on the communities lived in India. And ये इसमें पेपर में ये भी देखी गई किस तरह से वो कंपोजिट कल्चर जो हिंदुस्तानी समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज की, उसमें ये लिव्ड रियलिटीज एक कम्युनिटी के है, उसको नेग्लेक्ट किया गया। और इस पेपर के जरिए मार्जिनलाइजेशन ऑफ दलित्स को सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस में कैसे देखा जाए, किस तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पूरी स्टडी को, पूरी उनकी सोशियोलॉजिकल डीप रूटेड स्टडीज को हिंदुस्तान के सोशियोलॉजिकल करिकुलम में जो जाति के नाम पर है, डिस्क्रिमिनेशन पे है, इनजस्टिस पर है, सोशल एक्सक्लूजन पर है, उनमें सेंटर स्टेज नहीं मिला, सेंट्रल स्पेस नहीं मिला, और I also argued in my paper that
for example, Ghuriye, A.R. Desai, or M.N. Srinivas, they all left a landmark approach to study societies in India, but but their approach to study was not composite, not exclusive. That needs to be revisited. And revisited किस context में हमें फिर से देखने की जरूरत है कि वो जो communities हैं जिसपे बहुत कम studies हुए, empirical studies, sociological traditions में, उसे वापस देखना। Journalist sociologist बोल के घुरिये वगैरह को देखते हैं, जो घुरिये स्कूल ऑफ समाजशास्त्र है भारत में, या A.R. देसाई की किताब हम ग्रेजुएशन से PhD तक रेफर करते रहे और मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी के तौर पर देखे हैं, लेकिन क्या ये सीरियस एंगेजमेंट इन किताबों ने या इस स्कूल ने भारत में अनटचेबिलिटी की या सामाजिक बहिष्कार की, एक्सप्लॉयटेशंस की और उन तमाम समाज के तबकों की, जिसे मैं अभी माइनॉरिटीज के तौर पर भी एक देखता हूं, उसको देखने की कोशिश की? ये सवाल कुछ ही लोगों ने उठाया और हमें पहली बार माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में रोवेना रॉबिन्सन के राइटिंग में दिखाई देती है, लेकिन चूंकि उनकी स्टडीज ज्यादा क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में है, वो लोकेट करते हैं। लेकिन अहम बात हमें ये दिखती है कि उन तमाम कम्युनिटीज की, मतलब जिस समुदायों की जिसे हम स्टिग्मेटाइज्ड सोशल आइडेंटिटी, रिसर्च करना और रिसर्च करने वाले को देखना भी एक पर्सपेक्टिव मिला हिंदुस्तान में। एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट इवन स्टडीइंग ऑन देम वाज कंसीडर्ड टू बी problematic and problematic not in terms of epistemology, not in terms of scientific approach, लेकिन प्रॉब्लम इस तरह से था। और यही प्रॉब्लम है और यही कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर की किताब को मैं अगर दोबारा बताने की कोशिश करूं, खास तौर से स्पेशली एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या हु वर द शूद्रास, इस तरह की जो बहुत सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स है हम समाज शास्त्र और सामाजिक सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, ये कोर इंपॉर्टेंस सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स थी, लेकिन वो नहीं मिली। दूसरा एक पहलू मैं आपके सामने रखना, मैं काफी पहले लिखा, आर माइनॉरिटी वुमेन सोशियोलॉजिस्ट इन डबल जियोपार्डी, और उन्होंने एक और पहलू हमारे सामने रखा, एक और पर्सपेक्टिव रखा, जिसको मैंने अपने इस एक चैप्टर में उस पहलू को लाने की कोशिश की है कि इवन women have been left in the academic sociology by virtue of that which women is writing which area gets more importance. And then he says that progress for minorities have been even slower and may have been stalled in 1980s, not in the South Asian countries, but even in the Western countries. Therefore, both women and minorities still suffer from underrepresentation within the discipline, and much particularly at the higher levels of academic rank and tenure. Narrating the minorities in various parts of the world would bring you all to see that there is a unique and distinct version of minoritism. मतलब ये कहना चाह रहा है, मैं चाह रहा हूं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, भागों में आप देखेंगे माइनॉरिटीज की बात जब करते हैं तो हर देश में, हर क्षेत्र में उसका जो कलर है माइनॉरिटीज को डिफाइन करने का, जो कॉन्टोर्स है, वो थोड़ा बदलता दिखता है। कई बार वो डायलेक्ट के बुनियाद पर, कई बार वो कल्चर के बुनियाद पर, कई बार उसके कलर के बुनियाद पे, कई बार उसके उसके स्क्राइब जो स्टेटस है उसके बुनियाद पर, और कई बार प्राइमरीली इन इंडिया वी सी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन, भाषा और धर्म के बुनियाद पर हम हिंदुस्तान में देखते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की होती है कि माइनॉरिटी और माइनॉरिटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में सिग्निफिकेंस एकेडमिक डिस्कोर्स में नहीं बहुत ज्यादा पाया है, लेकिन ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत डोमिनेंट एंड पॉपुलर है। एंड परहैप्स फॉर वन रीजन दैट बिकॉज़ इन वी नो दैट this concept got legal and constitutional status just after the adoption of the Indian Constitution and the discourse of minoritism began. So partitions के पेन को देखते हैं और उसके बाद के पूरे डिस्कोर्स को देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में माइनॉरिटीज की जो बहस होती है वो भाषा के आधार पे और मजहब, धर्म के आधार पर होती है। और इसी कारण भारतीय
राजनीति में नहीं बल्कि भारत के तमाम सिविल सोसाइटी में और कुछ डिसिप्लिन में इस कॉन्सेप्ट को अहमियत मिलती है। हालांकि हम ये देखते हैं वो मैकेनिज्म जिसे ब्रिटिश स्टेट ने माइनॉरिटीज के तौर पर हिंदुस्तान में लॉन्च किया था वो दूसरे फॉर्म में ले लेती है, वो बाद में हेट्रेडनेस की बुनियाद को ले लेती है, बाद में वो डिविजिव सोसाइटी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, and that continued in different forms. So British understanding of minorities in India was political in terms of getting, understanding the division between Muslim and then largest majority like Hindus, which got transformed. लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को इस तीसरे बात पर ही सिर्फ फोकस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको इस कुछ ऐसे राइटिंग्स की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे विलियम कैफर्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट राइटअप लिखते हैं, द सोशियोलॉजी ऑफ अ माइनॉरिटी ग्रुप इकोनॉमी, एंड वेयर द एनालिसिस इज दैट how sociology of minorities kept minorities at the bay and margin when Jews immensely contributed to American economy. So this is talking about American sociology 1940s, 50s, 60s. और ये 50s, 60s में बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुइस वर्थ ने भी माइनॉरिटीज के बारे में लिखा और इसे माइनॉरिटीज किसे कहते हैं. So ये contention of this paper lies to the bigger narrative that, for example, there in America, the Jews are running the country, could conceivably do more harm than good in the long run. Similarly, Muslims in India have also found a mega narrative to question their existence, that they ruled this country or entire land for hundreds of years, and the same glory shall be given back. The epistemological question is, how come the past ruler can erect the socio-economic conditions of Muslims in the contemporary world, I mean contemporary India? और ये सवाल मैंने और सुना भी है और पढ़ा है. प्रोफेसर थोराट के कई सारे टॉक्स में इस बात को इंपेरिकली लाकर दिखाने की कोशिश की उन्होंने कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है हिंदुस्तान के रिलीजियस माइनॉरिटी, लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज मुसलमानों की, उसको किस तरह से करेक्ट की जा सकती है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि इस बात के लिए कि कैसे हम लोग माइनॉरिटीज के नोशंस को किस तरह से उछालकर सिर्फ पॉलिटिकली देख सकते हैं. और इसीलिए वो इंपेरिकल स्टैटिस्टिकल डेटा हमें बहुत हेल्प करता है, जो मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ. मैं यहाँ पर उस पहलू की तरफ सिर्फ बात कर रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटीज और उनके अलग अलग जो पहलू हैं उस पर जो चर्चा नहीं हुई, उससे चर्चा करने की किस तरह जरूरत है भारतीय समाजशास्त्र में और सोशल साइंसेस के पूरे डोमेन में. नो and therefore there is a need to understand diverse forms of minorities. What is the diverse forms of minorities? Surprisingly, the context differs in South Asian nations, what we call in American nations, and then when you come to South Asian, including India, wherein here in South Asian countries, religion is the prime deciding factor in constructing a community as a minority. And therefore the Constitution of India makes religious and linguistic minorities that needs state's patronage and support, and that perhaps for this reason any study without examining the political facets of minorities would remain incomplete in Indian context. And so friends, to refer, for example, to Muslims as one of India's most significant religious minorities could be true in terms of their higher population than all other 5 religious minorities. But here it is necessary to understand how the subordinate position of a population can place them into a category of minorities. और ये subordinate positions जो इस आबादी की इस population की है, वो socio-economic and educational status में जिस तरह से वो हाईली लैग करते हैं, पिछड़ते जाते हैं अपने दूसरे सिटीजन्स के नाते, अपने दूसरे को सिटीजन्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. And for example, the institution of caste in India have historically marginalized a large group of other population. Similarly, a large number of Muslims in India as one of the religious minorities became most disadvantageous minority groups, and then they demand serious examinations in terms of their backwardness in the area of to the question of livelihood,
education, health, housing, etc., etc. No, so सबसे अहम बात यह है, जब हम लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात अगर एक रेफरेंस के तौर पर यहाँ देखते हैं, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, Muslims lived a life of marginalized communities in the post-independent India for a long time now. You know, and the shortage of macro data and empirical studies added to the silence of operations upon Muslims, whereby either as a minority, they never thought about the citizenry rights, and most of the time academia did not find interest to study any minorities in India, or even Muslims as the most significant religious minorities. Therefore, sociological exploration in the vividness of Muslims' lives has been almost absent, except a very few studies, and you can name them. Those studies began in the name of backwardness and caste. Imtiaz Ahmed, Jarina Bhatti, Ghaus Ansari, and M.A. Kalam, and many contemporary studies in the last 10 years. So we have a large vacuum to understand minorities in India and to understand the nuances of Muslim lives in India. So let me clarify, therefore, that minorities are never a religious groups and do not remain static in the form. The nature and scope, जो इनकी नेचर है, जो इनका स्कोप है इस कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करने की और माइनॉरिटी ग्रुप को समझने के लिए, वो दरअसल it may change by changing locations, region, nation, and or state. No, state I mean any country. So linguistic minorities, therefore, are the more stronger group of minorities in India that has always asserted to their questions of rights, opportunities in employment status provision by many states. Therefore, we need to always keep in mind that ये जो दूसरे तरह के minorities हैं, जो conceptually हमें समझने की जरूरत है, उसको हमें हमेशा इस्तेमाल करने के वक्त याद रखना चाहिए, और वो ये है, खास तौर से deep into the sociological literature, LGBTQ constitute a more significant space in the discourse upon minorities, and definitely in the Western socio-political domain. This group is one of the most powerful pressure groups in few states of the USA during elections. You know, third sex does not find minimal present even South Asian studies in any social sciences literature, whereas in American literature you will find that it is established, and it is also established to see African Americans comprise a central position of debate. Therefore, मैं अभी जो कह रहा था कि एक स्टेट से, एक नेशन से, एक रीजन से दूसरे जगह जाने के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग अलग रूप धारण करता रहता है. हम LGBTQ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, पीपल विद कलर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, या अफ्रीकन अमेरिकन के बैकग्राउंड में देखते हैं कि वो एक ऐसी आबादी है जो बहुत छोटी है, लेकिन इलेक्शंस के दौरान में वो बहुत पावरफुल हो जाती है. और यही वजह है कि उनके पास वेस्ट में हम बहुत ज्यादा लिटरेचर देखते हैं, एकेडमिक लिटरेचर और सिविल सोसाइटी क्रिएटेड डेटा है, जो हमारे पास उसकी कमी दिखती है. इसलिए मैं जो बात कह रहा था कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया देखना बहुत जरूरी है. मैं सिर्फ एक रेफरेंस बताने की कोशिश करता हूं, जो मैंने दूसरे चैप्टर में ये बात की है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी कुछ लिखा गया. जैसे हम देखते हैं कि there were number that reduced in the assembly at 299, which was initially as 389 in terms of number of members in the assembly. पहली बार जब ये डिस्कशन दिसंबर 9, 1946 को हुआ, तो बहुत what we find that there were absence of many Muslims in the first meeting, which was full of political guesses and uncertainty due to boycott by the Muslim League. The members who attended the meeting were community wise, people from various groups were representing 155 Hindus, 4 Muslims, 38 scheduled castes, 5 Indian Christians, 6 backward tribes, 4 Sikhs, 3 Anglo, and 3 Parsis out of 296. Therefore, एक बड़ी सुभाष कश्यप की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें किताब में उनकी दिखाई देती है, and he reports about the Winston Churchill that with the absence of the Muslim League in the proceedings of Constituent Assembly in India, then
Churchill, the former Prime Minister of England, said in the meeting of Constituent Assembly, and he writes that it looked like the absence of the bride in the church at the time of marriage. It was in 1998, page 55. So ये historical background हमें locate करने के लिए और समस्या को माइनॉरिटीज के जो डिबेट्स को कॉन्टेक्चुअलाइज करने में बहुत मदद करता है, जो हमें भारत की आजादी के बाद देखते हैं। और इसलिए देखना जरूरी है और हमें याद रखना चाहिए कि उस वक्त 4 सब कमिटीज बनाई गई थी, सब कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स, सब कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, सब कमिटी ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम etc, and some committee on excluded and partially excluded areas. इसमें जो दूसरी कमिटी थी माइनॉरिटीज पे बहुत बात होती है और हमें डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलता है, रोचना बाजपेयी, के अंसारी वगैरह के कई सारे रेफरेंसेस हमें दिखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि वल्लभ पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी काफी स्ट्रेस किया था माइनॉरिटीज पे, और लेट मी कोट 2-3 sentences what he stressed upon and why I am trying to argue that reading minorities in India is very important. He says that as a chairman of the committee, that a satisfactory solution to the question about minorities will ensure the health, vitality and strength of the free state of India. So far, minorities have been incited and have influenced in a manner that has hampered cohesion and unity. But now a new chapter must start and we should all realize our responsibility. Unless the minorities are fully satisfied, we cannot make progress. We cannot even make peace in a controlled manner, unquote. यहाँ पे इस बात की तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं और ये बहुत पॉलिटिकल असर्शन उस वक्त दिखता है कि माइनॉरिटीज, और यहाँ पर वो रेफरेंस कर रहे हैं खासतौर से रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज में मुसलमानों की भागीदारी हर फील्ड में बहुत जरूरी है, वरना भारत जिस तरह से आजाद हुआ है वो समस्याएं कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने आएंगी जो उसका सॉल्यूशंस हमें शुरू से ही देखना पड़ेगा। और यही कारण है कि इस बहस को देखना जरूरी है। रोचना बाजपेयी ने ये बड़ा अच्छा इनपुट इस दौर के बारे में लिखा है और उनका एक पेपर है माइनॉरिटी राइट्स इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स 1946 to 1949। ये काफी इंपॉर्टेंट एंड शी clarifies to the readers that all other new concepts became interdependent and political safeguards to minority groups, that it argues in her paper that the nationalists legitimizing the vocabulary here, minorities के जो पूरे शब्दावली है उसको legitimacy मिलती है, political ideals of secularism को मिलती है, democracy context में, justice and national unity के context में, and they were all construed in ways that percolated political safeguards for minority rights in the future to come. No? So political safeguards were regarded as legitimate only for a temporary period and for a specific purpose, alleviating the socio-economic disabilities of the so-called backward sections when it started, and then the question of scheduled castes and scheduled tribes. There she argues that there is a marked crucial shift on the basis of group preferential provisions from British colonial policy, and then colonial policy of political safeguards for minority had been based on the notion that India was a conglomeration of communities rather than a nation and had a twofold rationale for this. Therefore, the text and context of minoritism beyond political metaphor becomes very crucial. दूसरे शब्दों में जो पूरा टेक्स्ट तैयार होता है भारतीय सोशल साइंसेस में, सामाजिक विज्ञान के पूरे डिस्कशन में, ये पॉलिटिकल मेटाफर से आगे जाती है और उसे आगे जाकर देखने की जरूरत है। और यही कारण है कि वो टेरेन जो शिफ्ट होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज की बात नहीं करती हैं, पॉलिटिकल मेटाफर की तरफ भी हमें देखने की जरूरत है कि किस किस प्रकार इस शब्दावली का इस्तेमाल अलग अलग दौर में भारत में इस्तेमाल किया गया और उसने बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ के राइटिंग्स पर भी दिखाया है। यहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ही नहीं बल्कि यहाँ के जो सोशल साइंटिस्ट के राइटिंग्स हैं उसमें देखी गई हैं।
just take an example again. I'll take you to in terms of scrutiny and scrutinizing the context that the generations. I mean, there is a lot of literature which created the literature around minoritism in the world sociology, which was largely in American sociology, but Indian sociology did not find merit into this, and it talks about Lewis Wirth, for example. If we recall and try to see why this happened to, he says that minority group is living, and they reside as a group of people who, because of their physical or cultural characteristics, are singled out from the others in the society in which they live for differential and unequal treatment, and therefore they are regarded themselves as, or they themselves regard as, objects of collective discrimination. तो ये जो collective discrimination, खुद को collective discrimination के लिए खुद को जिम्मेदार मानना और लोगों के जरिए डिस्क्रिमिनेट किया जाना, ये भारत में भी देखा गया, और यही कारण था कि भारत में इसकी जरूरत थी कि किस तरह से इस समस्या को एकेडमिक रिसर्च में देखा जाए. तो नंबर एंड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ is not very important. Important here was also, in addition to the number, that how and what forms of discrimination is being faced by the people who are considered to be numerically, religiously, and by color and ethnicity a group of minority. And therefore, all those attempt to define minorities as in the term of लुइस वर्थ और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन भी इसको समझने की कोशिश करती है. हमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है. एक और दृष्टिकोण हमें माइनॉरिटीज के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है, और जो इस किताब में दूसरे चैप्टर्स में, मैं उन चैप्टर्स के नाम बताऊंगा ताकि आपको अभी थोड़ी देर में 2-5 मिनट में कि कैसे अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग रिसर्चर के जरिए उसको सामने रखी गई है. एक किताब गॉर्डन अल्पॉर्ट, जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट, वो किताब लिखते हैं 1954 में, द नेचर ऑफ प्रेजुडिस, और वहां पे अपनी उस किताब के जरिए अपने राइटिंग्स में वो the term of minority takes a center stage as a concept, and he says that the term minority concept originated outside of psychology. However, in sociology and anthropology, it was not very it was discussed in certain sense. But what is important in his context, that the prejudice का जो notion है, prejudice का term में हिंदी में याद नहीं आ रहा exactly, but prejudice is basically that one group of people having some sense of understanding about the other, and they act, they behave, and they interact accordingly, and there is a feeling of superior and inferior relationship, and that relationship defines one group as the majority and the other as the minority. Therefore, historical sense में भी हमें दिखाई देता है कि मैं 2 बातें यहाँ हिस्टोरिकल सेंस में रखने की कोशिश करता हूँ. जब हम culture, when we contextualize within the culture of the United States, 2 central questions guide this argument, which I have argued in the paper. What are the some major deficiencies associated with the minority concepts? And second, how can the minority idea be transformed and removed from the social science vocabulary? There is a challenge. There is a challenge that ये जो term इस्तेमाल हुआ है वहाँ इसके criticism भी हुए कि इसकी क्या जरूरत है, इसको इस्तेमाल करके हमें क्या फायदा होगा. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस भारत में इसका इस्तेमाल ही नहीं बहुत ज्यादा हुआ है सोशल साइंसेस डोमेन में. तो हमें अभी स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं, हमें तो इसके यूजेस की तरफ देखना है, और ये देखना है कि इसकी एपिस्टेमोलॉजी है, इसके पीछे जो ज्ञान हमें मिलती है इस समुदाय को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सोशल साइंसेस के पूरे डोमेन में देखकर समझने के लिए वो बहुत जरूरी है. तो हम इन बातों को पिछले 100 साल में वेस्ट की राइटिंग्स में दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देता है, लेकिन भारत में ये बहुत कम दिखाई देता है, और बहुत थोड़े समय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी दिखाई देता है. और ये वो दौर है जब आप देखते हैं
कि 2006 में जब सच्चर कमेटी, भारत की सरकार ने एक कमीशन बनाई थी सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस को देखने के लिए, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम स्टडीज के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत होती है। और उसी दौर में हम ये देखते हैं कई सारे यंग सोशल साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि कई सारे स्कॉलर्स ने क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम्स एज रिलीजियस माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा लिखा, डिबेट किया। मैं एक रेफरेंस पॉइंट इसके साथ रेफर करने की आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि नसरीन फजल बॉय की एक सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में एक पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स को मुस्लिम सोसाइटी को समझने के लिए, खासतौर से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात जब करेंगे कि इज देयर एनी study and how to understand sociology of Muslims. You know, there is an attempt to study sociology of Christians and sociology of Dalits. Therefore, there is a need to understand sociology of Muslims, and one has to look at. So, आप उसको उनके papers को आप देख सकते हैं, available है. I will not go into that. Just wanted to make that point. Therefore, जो आखिरी point, last बहस का जो सहम इम्पोर्टेंट ये है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स को अलग अलग तरह से हम बयान करते रहे, मतलब उसके बारे में व्याख्यान देते रहे हैं, और ये व्याख्यान उस कम्युनिटी के बारे में नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है, उसकी लिव्ड रियलिटीज को। तो समस्या ये रिसर्च में ये रही है, एकेडमिक डिस्कोर्स में, कि किसी भी माइनॉरिटीज के जो लिव्ड रियलिटीज हैं, लिव्ड रियलिटीज को रिसर्च के जरिए लाने की कोशिश नहीं की गई है। वो तमाम डिस्क्रिमिनेशन स्टडीज जो प्रोफेसर थोराट और उनकी पूरी टीम के जरिए जो भारत में जनरेट की गई, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स डिस्क्रिमिनेशन पे जो आए, और हम लोग उस रिसर्च को देख रहे हैं, हम भी उसमें समझने की कोशिश करते हैं, हमें ये दिखता है कि डिस्क्रिमिनेशन स्टडीज को देखने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश नहीं किया इसके पहले, और उसको दरअसल एक इस तरह से देखा कि ठीक है, इसे कोई कर रहा है तो करने दो, इस पे लिखने पढ़ने की जरूरत थी, इससे भारत के डेवलपमेंट से कोई लेने देना नहीं है, या भारत के समाज जितने भी सोशल साइंसेस हैं, भारत के जो एकेडमिक एंड सिविल सोसाइटी रिसर्च है, उसमें इसकी अहमियत नहीं है। और ये जो डोमिनेंट नजरिया रहा है, ये पर्सपेक्टिव रहा है, यही कारण है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जिंदा हैं एकेडमिक डिस्कोर्स में नहीं बल्कि तमाम डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में भी, जो लिव्ड रियलिटीज के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस समाज और समुदाय के बारे में इतनी गलत फहमियां क्रिएट की गई हैं, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया पिछले 3-4 दहाई में, डिकेड्स में, उसे आम तौर पर हम लोगों की जिंदगी के साथ जोड़ते हैं और उसे सही मानते हैं, और यही कारण है कि हर कम्युनिटी को अलग अलग टर्मिनोलॉजी एंड रेफरेंस पॉइंट से रेफर किया जाता है और उसको उसी तरह से देखा जाता है। और आई मीन यू आर ऑल अवेयर दैट हाउ पीपल आर politically made scapegoat and in terms of uses of certain terms, उन टर्म्स के जरिए लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, जो उसको स्टिग्मेटाइज करता है, जो उसको स्टीरियोटाइप्ड कर देता है, उसको एक फ्रेम में रख देता है, और उसके उस फ्रेम में रखने के कारण वो जिंदगी के हर तरह के समस्याओं से जूझता है, जो ऑलरेडी जूझ रहा है, जिंदगी के तमाम सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज के साथ वो झेल रहा है, उसको झेलने में उसे और समस्या होती है और उसके लिए समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि एकेडमिक डोमेन में इस पे स्टडीज का क्या समस्या है, और उसके कारण लिव्ड रियलिटीज में भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। हिंदुस्तान में डेफिनेटली जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ माइनॉरिटीज हैं उस पे भी काम बहुत कम हुआ है, क्योंकि वो और इनविजिबल पॉपुलेशंस के तौर पर देखा जाता है। जैसे रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज के बारे में देखा जाएगा तो बहुत कम हो जाती हैं, पीपल फ्रॉम लिविंग द 7 सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दे आर नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज, जैसे मैंने पहले कहा था, पीपल विद डिसेबिलिटीज, ये भी हमारे यहाँ बातचीत हो रही है कि वो लोग जो डिसेबिलिटीज के शिकार हैं, डिसेबिलिटीज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके बारे में उनको किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। आर दे कोलिशन पार्टनर इन द माइनॉरिटी स्टडीज who also face multiple forms of disadvantages by the society and not just as a people,
but they themselves are disadvantaged, you know, वो खुद भी अपने आप अपने शारीरिक इम्पेयरमेंट की वजह से डिसएडवांटेज कंडीशंस में है, और इसके बाद समाज उसे फिर दूसरी तरह से देखता है। तो ये नए नए तरह के ऐसे नई तरह की बातें हैं जिसे हमें भारत के सोशल साइंसेस में डिबेट करने की जरूरत है। मैं एक चीज साथ में ये रखने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स के जरिए रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की गई, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की डिबेट्स बहुत कम होती है, डिबेट भी बहुत कम होती है। कुछ रिसर्च हमें दिखाई देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे एक कारण उसमें ये लगता है कि रिलीजियस माइनॉरिटी जो अब 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है, उस पर डिबेट इसलिए ज्यादा होती है कि ये देखा जाता है कि किस कम्युनिटी पे डिबेट क्रिएट होने के बाद उसकी डिविडेंड्स किसको मिलने वाला है। यही कारण है कि कभी बुद्धिस्ट पे डिबेट्स होना है, कभी क्रिश्चियंस पे डिबेट होना है, कभी सिखों पे डिबेट होनी है, कभी मुस्लिम्स पे डिबेट होना है। और ये डिबेट होना इस बात पर तय होता है कि उस दौर में किस तरह की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, कैसा पॉलिटिकल कॉन्टोर है जो डिबेट क्रिएट करने वालों को उससे फायदा मिलना है, नहीं मिलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिला है और क्या मिलना चाहिए उस पर डिबेट नहीं होती है। और इसलिए इस कारण भी हमें जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल सोशल साइंसेस के राइटिंग्स में, सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स में जो बहुत कम इंपॉर्टेंस दिखती है, हमें देखने की जरूरत है। और मैंने इस सवाल को भी इसमें उठाने की कोशिश की है। The last part of this is very important, important in the sense that मेरी जो रिसर्च ज्यादा है, मेरी प्राइमरी रिसर्च जो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान शुरू की थी और जो हमने एमफिल और पीएचडी में किया, वो मेरा दलित स्टडीज के ऊपर था और उनके स्वास्थ्य और उनके इलनेस के कॉन्टेक्स्ट में है। और दलितों में भी उस कम्युनिटी की थी जिसकी कभी कोई रिसर्च पेपर मुझे उनके ऊपर नहीं मिला था। लेकिन पूरे रीडिंग्स के दौरान फिर हमने देखा कि किस तरह से इस तरह की दूसरी कम्युनिटीज हैं। और फिर मैंने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी इज आल्सो वन important segment of Indian populations that demands sociological inspection, sociological examinations. And why for such a huge populations of almost 14.2 and 3% of India's population does not find important to be part of the study curriculum, syllabus, or any discourse in university. And that is the reason there is a question I wanted to put, that do we really understand Muslims in India sociologically? Sociologically, and that is very important for us. Second, that connecting to the question of their population, because of the misconceptions or partial understanding, in terms of not making them into the core of the debate. There is also important problem that there is a process of creating a strong prejudice and stereotype based on identity or religious identity, higher fertility rate, filthy living standard of the community, body outlook, gestures, food culture, and so on and so forth. So these are the some important characteristics or traits which is being made associated, which is लेबलिंग थ्योरी साइकोलॉजी में लोग पढ़ते हैं। सो लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग प्रोसेस जो है इस कम्युनिटी के साथ रखी गई, और हमें पता है कि क्यों रखी गई। लेकिन उसका समस्या ये हुआ कि एंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन आल्सो रिजल्ट इनटू denationalization of few minorities in a long run. So it is easier task to the majority to deconstruct denationalized based on identity and group belongingness. ये जो आउटकम है बहुत बड़ी समस्या है कि जब किसी भी एक कम्युनिटी को, समुदाय को कुछ समय तक आप स्टिग्मेटाइज्ड करते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं, और स्टीरियोटाइप किसी भी कम्युनिटी को तरक्की की तरफ नहीं ले जाता है, ना ही उस कम्युनिटी को किसी भी देश के तरक्की में शामिल होने देता है। और समस्या यही होती है कि उस देश के तरक्की में, उस देश के डेवलपमेंट प्रोसेस में दरअसल ये कॉन्शियस अटेम्प्ट की जाती है कि कुछ खास ग्रुप के जरिए कि वो नेशनलाइजेशन प्रोसेस में जुड़े नहीं, बल्कि उनका डीनेशनलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाए।
और भारत में जो साथी या जो विद्वान इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, देख रहे हैं, और अब आप अपनी आंखों से लिव्ड रियलिटी से देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि मुस्लिम्स इन इंडिया, क्रिश्चियंस इन इंडिया एंड सर्टेन टाइम ऑफ कुछ समय सीमा में और बार बार अलग अलग समय में हम दलित समुदाय के साथ भी देखते रहे हैं कि नेशनलाइजेशन प्रोसेस में उनको उससे जो डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ताकि ये पूरा कम्युनिटी लिव्ड रियलिटीज जो है और जो एक्चुअल कम्युनिटी का जो असल जिंदगी है उसको दरअसल पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस से जोड़ने के लिए जो कोशिश करती रहती है कम्युनिटी, उससे दूर रखा जाए। और ये ना ही उस समुदाय के लिए फायदेमंद है, ना ही दूसरे समुदाय के लिए फायदेमंद है, ना ही किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, और ना ही हमारे भारत के सामाजिक विज्ञान के लोगों में, सामाजिक वैज्ञानिकों में किसी तरह की जो रिसर्च करने की जो चेतना होती है उसको कम करने में मदद करती है, ना कि उसको बढ़ाने में। और यही कारण है कि इन पर रिसर्च जो होती हैं वो बहुत लिमिटेड है, बहुत बहुत शॉर्ट फुलफिलमेंट के लिए होता है। हमारे पास बार बार ये कही जाती है, और मैंने भी फील किया है पर्सनली, कि किस तरह से इसको स्टडी की जाए, डेटा कहाँ मिलता है, कैसे उनकी एम्पिरिकल डेटा को मैक्रो लेवल पर देखें। और मैं जब मैंने एमफिल की शुरुआत में, आपको जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट के साथ आई विल ट्राई टू वाइंड अप नाउ, कि जब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं मुस्लिम समुदायों पे स्टडी की जाए, चूंकि मैंने कुछ ऐसे लोकेलिटीज को मैंने देखा जहाँ पे दलितों और मुसलमानों की लोकेलिटीज में कोई फर्क करना बहुत मुश्किल था। आप बिल्कुल फर्क नहीं कर सकते जब तक कि आप उनसे बात ना करें और आपको पता चले हाँ इसका नाम ये है इसलिए ये मुसलमान होगा, इसका नाम कुछ और है इसलिए नॉन मुस्लिम होगा। तो जब हम सामाजिक तौर पर, उनके शैक्षणिक आधार पर, उनकी जिंदगी के दूसरे तमाम इंडिकेटर्स के आधार पर देखते हैं कि बैकवर्डनेस के एक्सट्रीम मार्जिन पर रह रहे हैं, तो मैंने सोचा काम इस पे करूं। तो मुझे 2 सवाल रखा गया था मेरे टीचर्स के जरिए कि इसको किस तरह से स्टडी करोगे और किस तरह का डेटा आपके पास में है, इन डेटा को कैसे आप कर सकते हैं। तो हमारे सोशियोलॉजिकल स्टडीज में जो हमारा लिमिटेड एक्सपोजर उस वक्त था, हमने, और ये सचर कमेटी के पहले की बात है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा और स्टडीज नहीं थी और मैं अपने बात को अच्छी तरह से रख नहीं पाया। और अल्टीमेटली फिर मुझे लगा कि मैं दूसरी जो कम्युनिटी की मैं सोच रहा हूँ अपने लिव्ड रियलिटीज में, वो दलित कम्युनिटी थी, और मैंने उस पर काम किया। और ये कम्युनिटी मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्युनिटी थी उस वक्त, जो हाथ से काम करते थे। तो उस पे कुछ डेटा और स्टडीज मेरे पास थी और उससे मुझे मदद मिली। तो ये आखिरी सेगमेंट में बताने ये चाह रहा हूँ, और मैंने ये आर्गुमेंट रखी है कि जो प्रॉब्लम है गुड डेटा और बैड डेटा का रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक समस्या है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो रिसर्च को भी तय करता है, और रिसर्च पर किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं उस पर परसेप्शन भी शेप करता है। जैसे नंबर की बात जब होती है, फर्टिलिटी की बात होती है, तो बड़ी आसान होता है किसी एक समुदाय के बारे में करना, फर्टिलिटी बहुत हाई है और दूसरे समुदाय का फर्टिलिटी बहुत कम है। So hyper portrayal of growth rate is one major challenge that has to be addressed and that I have tried to question here. Heterogeneity versus homogeneity, किसी कम्युनिटी को होमोजेनस कह देना कि एक जैसा समान है, ये अच्छी बात नहीं है। समाज शास्त्र में ही नहीं बल्कि तमाम सोशल साइंसेस में कम्युनिटीज हेट्रोजेनस होती हैं, अपनी कल्चर, अपनी अस्क्राइब्ड, अपनी ट्रेडिशन, अपनी वैल्यूज, अपनी एथनिसिटी, अपनी रेस, अपनी कलर, अपने बिलीफ एंड फेथ के बुनियाद पर उनकी हेट्रोजेनिटी को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो रिसर्च में और उसके ऊपर पढ़ने में, उसके ऊपर तहकीक मतलब रिसर्च करने में हमें समस्याएं कम मिलती हैं। और जो कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब इसके कारण जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं वो बहुत कम होती जाती हैं, उसको हम हैंडल कर पाते हैं। यही कारण है कि हमने इस रिसर्च पेपर के जरिए इन बातों को इस वॉल्यूम के जरिए इन बातों को रखने की कोशिश की है। मैं 2 मिनट और ले सकता हूँ विद्या जी? जी सर, ले सकते हैं। हाँ, because I wanted to introduce now yes lastly sure, about what is there in this volume, and वो धन्यवाद की पोस्टर में भी ये किताब को रखा गया है। ये जो किताब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं ये किताब मेरे
जरिए नहीं आती तो भी मैं मानता, इसलिए क्योंकि जो लिटरेचर में एब्सेंस हमें दिखाई देता है, जैसे हम दलित स्टडीज की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत इंपेरिकल, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और इथनोग्राफिक स्टडीज दिखाई देती हैं। वैसी स्टडीज हमें माइनॉरिटीज पे नहीं आती हैं। और सिर्फ रिलीज माइनॉरिटीज की बात नहीं है, इस किताब में बहुत तरह के माइनॉरिटीज के बारे में बात की गई है, और उन माइनॉरिटीज के बारे में 21 चैप्टर्स हैं, और उन 21 चैप्टर्स में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात की है। शुरू के 4 चैप्टर्स ये डिस्कोर्स करता है कि माइनॉरिटी स्टडीज की जरूरत है, क्या माइनॉरिटी स्टडीज हिंदुस्तान में है, और किस तरह से माइनॉरिटी स्टडीज को स्टडी की जाती है। क्योंकि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की बात, जब मुसलमानों की बात होती है तो हम सिर्फ इम्तियाज अहमद की जो लैंडमार्क स्टडीज है 1970 की दिहाई में, 60s में आई, ये समझते हैं कि, और उसको कास्ट और पसमानदगी के नजरिए में देखा गया, कास्ट, अशराफ, अजलाफ, अर्जाल, और ये कॉन्सेप्ट तभी हमें हमारी जुबान पर बहुत आता है, लेकिन उसके बाद उनके उन रिसर्च को हमने बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। उस 70s में कुछ लोगों ने काम किया, उसके बाद बहुत बड़ा एब्सेंस दिखाई देता है भारत में, और अब हमें माइनॉरिटीज को नेशन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। तनवीर फजल की बहुत सारे राइटिंग्स हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो आपको ये बात ये इस चैप्टर में पढ़कर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि एक कॉन्ट्रीब्यूटर्स इसमें अजरा आबिदी का है, वो इस पे सब ग्रुप की बात करते हैं। इंडियन मुस्लिम्स में भी शिया मुस्लिम वुमेन की बात करते हैं, और उन्होंने अपनी स्टडीज के जरिए बताने की कोशिश की है कि किस तरह के डिप्रिवेशंस और मार्जिनलाइजेशंस इस कम्युनिटी के हमें विद इन मुस्लिम वुमेन दिखाई देती है। तरन्नुम की चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे तो वो फेमिनिज्म का जो डिबेट है, इस्लामिक फेमिनिज्म की जो डिबेट है, उसके जरिए कैसे मुस्लिम वुमेन को और मुस्लिम कम्युनिटी को देखा जाए, आपको वो 5वें चैप्टर्स में दिखाई देता है। शर्मिष्ठा की जो एक बड़े सोशियोलॉजिकल एम्पिरिकल स्टडी है वेस्ट बंगाल में, नादिया डिस्ट्रिक्ट पर है, वो वहां पे मुस्लिम वुमेन का जो रूरल कॉन्टेक्स्ट में ये स्टडी है, वो उनके नॉलेज, उनकी प्रैक्टिसेस in the context of healthcare services, or what kind of discrimination and placement of this community is found in that. You will find that there is very important again from the deep south in the Kerala, there is a study by Nusrat Jahan. She talks that the plight of women who are left behind by their migrant husbands, and then how they become the very important segment in terms of subjugations and marginalizations, and then the notion of exclusion she has tried to. Then we have one very important paper from the extreme north, साउथ से नॉर्थ की तरफ, राबिया बजाज और मोहम्मद अकरम, वेरी सीनियर सोशियोलॉजिस्ट, वो उनकी एक चैप्टर में आती है कि किस तरह से एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कश्मीर के मुसलमानों में वो लोकेट करते हैं, और उसमें वो डेटा भी देते हैं कि मुसलमानों में किस तरह से कास्ट डिबेट है जो उनके सामाजिक, एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। तारिक इमाम की दूसरी स्टडी है जो हेल्थ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करती है, जो हम फर्टिलिटी के आज के समय में बात करते हैं, और फर्टिलिटी को एक ऐसा समस्या मानते हैं, जैसे ये बात सामने आती है तो दूसरी कम्युनिटी सब्जुगेट हो जाती है, स्टीरियोटाइप हो जाती है। हमें कुछ ऐसे लिटरेचर को देखनी चाहिए। मैंने ये इस दूसरी एक पेपर को जो उत्तर प्रदेश के फील्ड वर्क से आती है, एथनोग्राफिक स्टडीज से आती है, उसमें फ्यूनरल वर्कर जो हैं, जो क्रिमेशन ग्राउंड में वर्कर्स हैं, जो लेबर है जो काम करता है, उसका कास्ट और ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से माइनॉरिटीज्म की जो पूरी डिबेट है, फीलिंग्स है, वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। तब्रेज आलम की स्टडी उसके रिसर्च के हिस्से में से है, जिसमें वो रिलीजियस लाइंस में रिलीजियस आइडेंटिटी की बुनियाद पर इसमें देखते हैं इस चैप्टर में कि अर्बन हाउसिंग रेसिडेंशियल सेग्रीगेशंस किस तरह से एक समस्या है, और उसे उस समस्या को देखी जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज के कई सारे फैकल्टी ने और पूरी टीम ने इस समस्या को रिसर्च में लाया है हमारे सामने में। एक बड़ी
पॉलिटिकल समस्या सिर्फ दिखती है, लेकिन उसको सोशल साइंस में उसको जगह बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में मुस्तफा ने इस स्टडी को एग्जामिन करने की कोशिश की है कि रोहिंग्या की कंडीशंस कैसी है, क्योंकि रिसर्चर और डिबेट का काम ये है कि उस कॉन्टेक्स्ट को पहले क्रिएट करना। एक ऐसा पेपर जो मैंने कभी आई ऑल्सो आई एम एन इनसाइडर Muslims. I never knew that how Muslims in the northeast and eastern states live. So there is a paper by young scholar and who wrote very interesting piece on Manipuri Muslims, the relationship between Manipuri Muslims and Meiteis in Manipur during 17th, 18th century. And he is a student of history, wanted to locate this community and debate the notion of minorityism. And the last two chapters, one which was very contemporary, where I'm located Telangana, जो minority और Muslim reservation की बात की गई थी, उस पे अफरोज आलम की किताब डिबेट है, उस चैप्टर्स में लिखा है उन्होंने। रानी रत्ना ने ऑक्यूपेशनल वर्कर्स की बात की है, कैसे वेविंग कम्युनिटी को, वेविंग वर्कर्स को उन्होंने तेलंगाना के एक फील्ड वर्क पे हम देखते हैं उसके जरिए। और आखिर में मोहम्मद अफरोज की एक किताब चैप्टर है जो इस डिबेट को एथनिसिटी एंड माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में है। सो इनिशियल 4 चैप्टर वेयर आई हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस एन इम्तियाज अहमद, रोवेना रोबिन्सन्स, दे गिव्स अ पैराडाइम अंडरस्टैंडिंग minorities in India. Therefore, what I can say at the end that there has been very least attentions in Indian social sciences and largely among the Indian sociological traditions to create studies and readings on minorities in India. And if there are some readings on minorities in India, they are very limited on the basis of religious lines. दूसरे लाइंस में दूसरी पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण से भारत में माइनॉरिटीज को समझने की कोशिश ही नहीं की गई, तो वो आती कैसे? और जब कोशिश अब की जा रही है तो हमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पेपर्स दिखाई दे रहे हैं, और वो पिछले 8-10 सालों की है, उसके पहले की बहुत कम स्टडीज हैं। उसके पहले की जो स्टडीज हैं 60-70 में हम सब जानते हैं, हमने उन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा है। तो इस कारण इस किताब को हमने ये देखा है कि कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है कि भारत में किस तरह से माइनॉरिटीज को पढ़ा जाए, समझा जाए, और क्या माइनॉरिटीज को सिर्फ उस सुपरफिशियल काउंटर से शांत होकर कुछ काम नहीं किया जाए कि क्या माइनॉरिटीज के लिए कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशन है इसको पढ़ने के लिए। ये तभी थ्योरेटिकल फाउंडेशन तो तभी आती है जब उस पर चर्चा हो, और चर्चा से पहले उस पर रिसर्च शोध हो, और ये शोध अब शुरू हुई है। और दिस इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल एंड हम्बल अटेम्प्ट to locate the idea of reading minorities in India, and I hope that many of you may like to read, and we wish that we get lot of criticism and critical comments so that we learn more how to research, how to create more research, and which area of research is more required in future studies in India, largely in India. So with these I thank you. Profusely thank Vidya ji for. In fact, I wanted to finish in half an hour. आपने 1 घंटा कहा था, मैं सोचा था आधे घंटे में बोलूं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं आधे घंटे से ज्यादा बोलता रहा। लेकिन उम्मीद है कि कुछ बातें और कुछ सवाल आए तो जिससे हम भी कुछ सीखें और इस पे फ्यूचर रिसर्च करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि किताब लिखना या सोचना ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, और आखिरी तक आप जब आते हो और कहते हो कि इंडियन सोशियोलॉजी पे डिबेट होना चाहिए, अल्पसंख्याकों को की एक उनका अस्तित्व, उनकी पहचान, उनकी हिस्ट्री, ऐसे कई बिंदुओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने जिस तरीके से बात रखी है, तो आपका 1 घंटा मतलब हमें 1.5 घंटा भी ऐसे आपको सुनते ही रहने लगा। और मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस दौरान एक लाजवाब तरीके से आपका संशोधन
उतनी ही गंभीरतापूर्ण और संशोधनपूर्ण तरीके से हमारे बीच में रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद में आदरणीय डॉक्टर सुखदेव थोराट सर को प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू विद्या। मैं हिंदी में ही बात करूंगा, बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश आ जाए तो मेरा ख्याल है वो हेल्प करेगी। आई थिंक ख्वाजा जियाउद्दीन का जो भाषण था किताब को लेके, मेरा ख्याल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरा ख्याल है लोगों को डिस्कशन इसके ऊपर करना चाहिए, लेकिन 2-3 पॉइंट उन्होंने रखे। एक तो ये रखा कि जो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी है या मेन स्ट्रीम सोशल साइंस है, जो यूनिवर्सिटीज़ में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन, फिलोसॉफी जो पढ़ाया जाता है, उसमें एक टेंडेंसी, बड़ी सिग्निफिकेंट टेंडेंसी है कि कास्ट का इश्यू, रिलीजियस माइनॉरिटीज का इश्यू, कुछ हद तक इवन ट्राइबल का इश्यूज, ये जो है ये एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो वो एक ये जो कम्युनिटीज है जिससे कास्ट, इथनिसिटी, रिलीजन, इवन जेंडर फॉर दैट मैटर, वो भी तो अभी आना शुरू हो गया, वो उसका शिकार हो जाते हैं एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का, वो एक्सक्लूजन ही है। तो ये एक मुद्दा उन्होंने बड़ा एम्फेथेटिकली कहा है कि मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी में उन्होंने बात की है ज्यादातर कि भाई वहाँ माइनॉरिटी की जो समस्याएं है, वेरियस थियोरेटिकल इश्यूज जो है वो फिगर होते नहीं हैं। एक मुद्दा उन्होंने कहा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल यही एक रीजन था कि मैंने एज ए चेयरमैन सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, जिसमें सारे एक्सक्लूडेड ग्रुप इंक्लूड किए, वो शुरुआत किया था। मैंने 32 सेंटर दिए थे कि मेन स्ट्रीम सोशल साइंस में इनकी स्टडी नहीं होती है तो अलग से हम सेंटर खुला ओपन करें। वही महिलाओं के बारे में हुआ, महिलाओं की का जो वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन नहीं होता था, तो इसलिए 70 वुमेन सेंटर यूजीसी ने खोले। तो वो बिल्कुल सही उनकी बात है। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि भाई फिर जो भी अब प्रयास हो रहा है उसमें वो ये प्रयास हो रहा है कि एक थियरिटिकल थियराइजेशन किया जा रहा कि माइनॉरिटीज है क्या, माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम्स क्या है, और उसमें पॉलिसी इश्यूज है, वो उन्होंने बात करने की कोशिश की है। और जो प्रयास किया है माइनॉरिटी स्टडीज के लिए, वो पहले वॉल्यूम का तो हमें मालूम नहीं, दूसरे वॉल्यूम में जो प्रयास किया हुआ है वो उन्होंने हमारे सामने रखा। ये 3 बातें हैं। मैं एक 5-6 मिनट में इस पे कमेंट करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि अब चूंकि माइनॉरिटी स्टडीज जो इम्तियाज अहमद ने पहली बार लाई थी, मतलब इम्तियाज अहमद ने पूरी माइनॉरिटी की नहीं लाई, लेकिन कास्ट विद इन द मुस्लिम जो लाया, तो उससे वो काफी पॉपुलर हो गया है। लेकिन यदि माइनॉरिटी स्टडीज सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में, रिलीजन में, फिलोसॉफी में लानी है, तो मेरा ख्याल है उसका जो थियरिटिकल अप्रोच है वो समझ लेना चाहिए, जो मुझे लगता है कि जिसमें उतनी क्लैरिटी मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं अपना विचार कहूंगा कि जियाउद्दीन को कहूंगा और को कहूंगा कि ज्यादा वेस्टर्न स्कॉलरशिप के चक्कर में मत पड़े, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। आप अपनी इंडियन जो स्कॉलरशिप है, जो इंडिया में जो माइनॉरिटी के बारे में लिखा गया है 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, उसको देखना चाहिए। उसमें मैंने जो जियाउद्दीन ने जो पेपर गिने हैं उसमें वो नजर नहीं आया मुझे। देखिए 1909 में हमने मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। वो क्यों दिया? उसका कुछ कारण था ना। यूरोपियन क्रिश्चियन को दिया, एंग्लो इंडियन को दिया,
ये तीनों माइनॉरिटीज थी, कुछ बाद में फिर हमने सिखों को दे दिया। तो इसका मतलब हमने माइनॉरिटी को डिफाइन करने की कोशिश की होंगी, वो डिस्कोर्स मुझे नजर नहीं आ रहा है। इंडियन स्कॉलरशिप जो उस वक्त पॉलिसी एकेडमिशियन ने जो की है वो उसमें नजर नहीं आती है। वो अलग बात है कि वो पॉलिटिक्स से शुरू हुई और फिर एकेडमिक्स का इस्तेमाल किया गया। और दूसरा, जब अंबेडकर साहब सीन पे आते हैं तब तक तो मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन एज ए माइनॉरिटी एस्टेब्लिश हो चुके थे और उनके लिए पॉलिसीज भी बनी थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। मुस्लिम को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 1910 में मिला, यूरोपियन को मिला, एंग्लो इंडियन को मिला। तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन का प्रयास हुआ और माइनॉरिटी की डेफिनेशन दी गई। तो वो ये एक फेज थी। फिर अंबेडकर साहब 1919 में सीन पे आते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए, आप जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन कर रहे हैं उसमें कमियां हैं। शेड्यूल कास्ट इज आल्सो एन माइनॉरिटी एंड वर्स माइनॉरिटी कंपेयर टू इवन मुस्लिम एंड एंग्लो इंडियन। तो उन्होंने रिडिफाइन किया माइनॉरिटी को। ये डिस्कोर्स मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है ये किताब में। क्या हो जाएगा, नहीं तो दिशा जो है ना मिस डायरेक्शन में चले जाएगी। आजकल ये भी अटेम्प्ट हो रहा है कि शुद्रा स्टडीज भी आने की कोशिश हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि जो थियरिटिकल इश्यूज है उसमें सही तरीके से, सही अप्रोच से आपने डील करना चाहिए। थियरिटिकल का मतलब ये है, 2-3 बातें उसमें आती है। एक है व्हाट इज माइनॉरिटी, हाउ डू यू डिफाइन माइनॉरिटी। तो वो यदि क्लियर नहीं होगा तब तक ना डायरेक्शनलेस हो जाओगे ना। डेफिनेशन का इश्यू जो है वो इंडियन स्कॉलरशिप में काफी हद तक रिजॉल्व हुआ है। जब शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी डिफाइन करने का जो अंबेडकर का, बाबा साहब का प्रयास था, उसके पहले माइनॉरिटी की डेफिनेशन आ गई थी। वो क्या आ गई थी कि जिनकी पॉपुलेशन कम है और वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, 11% है, वो बात अलग है। यूरोपियन है, क्रिश्चियन है। तो रिलीजन और पॉपुलेशन, ये 2 क्राइटेरिया एक तरीके से बन गए माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए। उसी से रिजर्वेशन आया। अंबेडकर साहब ने उसके ऊपर उसकी लिमिटेशन बताई कि उन्होंने कहा भाई पॉपुलेशन से कोई माइनॉरिटी नहीं बनता है। उन्होंने क्राइटेरिया दिया डिस्क्रिमिनेशन का, कि यदि मुस्लिम कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेट हो रही है, यूरोपियन क्रिश्चियन डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, क्रिश्चियन डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, तब आप उसको माइनॉरिटी कहो। पॉपुलेशन विल कम एज ए सप्लीमेंट्री क्राइटेरिया। तो ये उन्होंने आर्गुमेंट दी और उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन प्लस डिस्क्रिमिनेशन, ये यदि क्राइटेरिया हम लेते हैं माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए, तो शेड्यूल कास्ट इज द मोस्ट एलिजिबल कम्युनिटी। इट इज वर्स देन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। और उसको उनको फाइनली ही वाज एबल टू एस्टैब्लिश एंड कन्विंस द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस एंड गॉट द रिजर्वेशन। तो मुझे लगता है, मैं जियाउद्दीन को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज focus more on defining the minority first and their characteristics in their problems and in a real full manner. आपने, मुझे लगता है ये करना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस से उतना आपको नहीं मिलेगा, सोशियोलॉजी से भी उतना आपको नहीं मिलेगा जिस डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं। आप इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो उससे मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी जो पहला बंदा था, गेरी बेकर, शिकागो यूनिवर्सिटी से, जिसने इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की थियरी दे दी, जिसमें माइनॉरिटीज भी, रिलीजन भी आ गया, रेस भी आ गया, कलर भी आ गया, जेंडर भी आ गया। तो मुझे ये लगता है कि आप, मेरे पास टाइम नहीं ज्यादा, लेकिन आप पहले माइनॉरिटी की डेफिनेशन सही करो। सिर्फ आप पॉपुलेशन पे ही फोकस करोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साउथ अफ्रीका में मेजोरिटी में कौन है? ब्लैक है, ह्यूजली डिस्क्रिमिनेटेड। मलेशिया में पॉपुलेशन मेजोरिटी में कौन है? मलाया है, hugely discriminated. So population doesn't matter there. Whites are in minority in South Africa and they discriminated the blacks. तो पॉपुलेशन अपने आप में और रिलीजियस पॉपुलेशन अपने आप में माने रखता है, लेकिन की थिंग इज, आर दे डिस्क्रिमिनेटेड? As a result of which their income is low, poverty is high. Also, there is a denial of civil right. तो ये मेरा ख्याल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको इस इश्यू को सही तरीके से डिस्कस करना चाहिए कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है,
नंबर वन। नंबर टू, माइनॉरिटी का दूसरा हिस्सा है जो आप कह रहे, जो आपने कहा नहीं ज्यादा लेकिन है, वो ये है कि माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनकी अपनी कल्चर है, अपना रिलीजन है, अपनी प्रैक्टिसेस है। यदि आप उसको इरोड करने की बात करोगे और कहोगे कि नहीं ये सारा गड़बड़ है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो माइनॉरिटी का एक इशू है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है कि नहीं भैया, उनकी कल्चर है, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस, उसको हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो घटना में आया हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि माइनॉरिटी की जो कल्चर है और जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो हम रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उसको क्वालिफिकेशन है कि ऐसी प्रैक्टिसेस को उन्होंने रिड्यूस करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट में है। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट, सिटीजनशिप राइट। यदि मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम रिलीजियस के वजह से उनके फंडामेंटल राइट को यदि धक्का पहुंच रहा है तो उसको कोशिश करनी चाहिए मुस्लिम ने कि उसको वो डील करे। इसलिए अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल राइट होने चाहिए। तो लेकिन माइनॉरिटी का ये जो सवाल है कि उनकी कल्चर और उनकी ऑटोनॉमी कायम रखनी चाहिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इशू आपने डिस्कस करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है, जैसे माइनॉरिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का उनको अधिकार है। इसलिए आज बहुत सारे कितनी माइनॉरिटी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनकी कल्चर है। तो मेरा ख्याल है ये दो इशू आपने रखने चाहिए, हाउ टू डिफाइन द माइनॉरिटी, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ माइनॉरिटी टू डिफाइन द माइनॉरिटी, एंड सेकेंडली व्हाट आर द cultural and other rights of minority which need to be protected subject to the condition that they are in conformity with the Indian Constitution। ये एक मुद्दा मैं जे आपके सामने रखूंगा, नहीं तो माइनॉरिटी स्टडीज जो शुरू की है ना वो अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, वो सही डायरेक्शन में नहीं आएगी। दूसरा, मैं तीसरा मुद्दा कहूंगा और खत्म करूंगा, वो ये है कि डेवलपमेंटल इश्यूज ऑफ माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटीज के जो लेवल ऑफ इंडिकेटर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के, उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि भाई कुछ माइनॉरिटी खराब स्थिति में है, उसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम है। लेकिन भैया जैन को ले लो, नंबर 1 इन डेवलपमेंट, क्रिश्चियन को ले लो, नंबर 1 हाई कास्ट क्रिश्चियन, नंबर 1 इन डेवलपमेंट, पारसी ले लो, नंबर 1 इन डेवलपमेंट। तो ये जरूरी नहीं कि माइनॉरिटी ही माइनॉरिटी स्टेटस होने की वजह से वो इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड रहेंगे और पॉवर्टी ज्यादा रहेगी, नहीं। आपको वो देखना चाहिए कि वो माइनॉरिटीज, आपको ये देखना चाहिए कि जो माइनॉरिटी बैकवर्ड है और अंडर डेवलप है वो किसके वजह से है, कारण क्या है। और उसमें जो हमने जो रिसर्च किया IIDS में, हमने पाया है कि मुस्लिम इज लैगिंग बिहाइंड, बुद्धिस्ट इज लैगिंग बिहाइंड। जो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिज्म है वो उसको यदि उनको आप उसकी डेवलपमेंट को आप डिसएग्रीगेट करें, यहाँ खालिद बैठे हुए है वो सारा एक्सरसाइज करते रहते हैं, IIDS के है वो, कि आप यदि पॉवर्टी ले लो, शेड्यूल कास्ट की इनकम ले लो इसकी मुस्लिम की, तो भैया वो डिस्क्रिमिनेशन के वजह से कितना है और दूसरे फैक्टर के वजह से कितना है। हम पाते हैं कि मुस्लिम जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, एज ए रिजल्ट उनकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट लो है, लेकिन और फैक्टर भी है। तो आपने जो मुस्लिम की डेवलपमेंटल इश्यू को जो है उसको भी स्टडी करना चाहिए, और उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ मुस्लिम होंगे विद इन द मुस्लिम जो स्ट्रेटिफिकेशन है, हायर कास्ट और व्हाटएवर, अशराफ है क्या है मुझे नाम मालूम नहीं, लेकिन बट खान एंड अली एंड दे आर मच better than that of those Muslim which are at the bottom, and the bottom also face discrimination। मैंने कल ही लिखा है हिंदू में, जब दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम की बात आ गई तो दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम, हाँ दलित मुस्लिम की। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इतना कहूंगा आपको कि ये सारा माइनॉरिटी स्टडीज का डायरेक्शन गलत दिशा में ना जाए। आप वो लिटरेचर पढ़े जिसके बेसिस के ऊपर आप इसको डायरेक्शन दे दे, वो है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का, और वो इकोनॉमिक्स से आया हुआ है। गैरी बेकर जिसने पहली बार इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दी है, जेंडर की, रेस की सारी, वो सोशियोलॉजिस्ट था शिकागो यूनिवर्सिटी में। उसने इकोनॉमिक्स को साथ में लाया, मिल्टन फ्रीडमैन उसका सुपरवाइजर था। तो उसने पहली बार जब इकोनॉमिक सोशियोलॉजी लाई तो इकोनॉमिक्स चिढ़ गए, शिकागो यूनिवर्सिटी ने उसकी किताब पब्लिश करने को मना कर दिया, इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब पब्लिश की तो उसको नोबेल प्राइज मिला उस किताब पे और दूसरे रिलेटेड वर्क पे।
तो मेरा ख्याल है मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इसके ऊपर आप सोचो और स्टडी करो। आपके यूनिवर्सिटी में तो एक्सक्लूजन सेंटर दिया भैया, बहुत एक्टिव है। मैं आऊंगा, मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूं, तो एक आधे महीने में, 2 महीने में आऊंगा और आपके साथ बैठूंगा, नहीं तो ये गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, उसके तरफ हम बढ़ते हैं। सर आरफा खान का है, सर देयर इज अ पैटर्न ऑफ सोशल एक्सक्लूजन ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया, हाउ डू वी कवर एंड टैकल दिस एरिया इन रिसर्च? Okay. Yeah, I mean, this question is, exactly what Professor Thorat was addressing, the last point, that the social exclusion of Muslim minority, the question of development versus religion, or religion versus development. ये वही मुद्दा है जो हमें समझने की जरूरत है, और इंपेरिकल डेटा के जरिए देखना है कि डेवलपमेंटल क्वेश्चन जो मुस्लिम का है, वो क्या रिलीजन के वजह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सिर्फ वही कारण है, या और भी दूसरे कारण हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस में मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, या लार्जली वो हर सेक्टर में हर सेक्टर में उनकी डिस्क्रिमिनेशन दिखती है आउटकम के तौर पे। तो रिलीजन तो रहा है और डेवलपमेंटल प्रोसेस में उनको शामिल नहीं होने दे रहा है, यही एक बड़ा सवाल है जो सर अभी कह रहे थे। और दरअसल हमारा जो ट्रेनिंग है वो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा नहीं है, और यही कारण है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे सोशियोलॉजी को बहुत मजबूत कर सकती है, हमारे सोशियोलॉजिकल रिसर्च को वो मिस कर जाती है। तो उस पॉइंट को हमें ध्यान देखने की जरूरत है, और यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, आई मीन, एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। किशोर जी का एक सवाल में, हाँ, किशोर जी खांडेकर पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सर। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज को डीनेशनलाइज जो किया जा रहा है, उस पर हमने क्या काम करना चाहिए? हाँ, ये देखिए, ये मैंने ये अपनी बात में ये कहा कि डीनेशनलाइज का जो एक प्रोसेस होता है, ये एक कॉन्शियस अटेम्प्ट भी होती है, और जिसके कारण जो दूसरे पार्टिसिपेशन कम्युनिटी की होती है दूसरे क्षेत्र में, जैसे हम अभी कह रहे थे, हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, सैनिटेशन में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, वो हर जगह वो उसका शिकार होते जाते हैं। तो दरअसल समस्या ये है कि माइनॉरिटी जब की कही जाती है, कहा जाता है, तो ये एक ऐसी कोशिश होती है कि उनके तमाम प्रक्रियाओं से, जो पार्टिसिपेशन की प्रक्रिया, उससे भी दूर किया जाए, और हमें उस पे ज्यादा से ज्यादा हमें क्वालिटेटिव नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और ये हम बता पाए कि किस क्षेत्र में माइनॉरिटीज की स्टेटस कैसी है, और वही हमें हमारे इस आर्गुमेंट को मदद करेगा, कि हमारे आर्गुमेंट को पेश करने में मदद करेगा कि कैसे हम ये जो कोशिश की जा रही है डीनेशनलाइज करने की, वो गलत है, वो सही नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट में वो काम नहीं आने वाला है, और किसी भी कम्युनिटी के भी डेवलपमेंट में नहीं काम आने वाला है। तो इस पे बेहतर रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी, और वही मैं आखिर में कह रहा था अपने प्रेजेंटेशन के दौरान। एक दो और सवाल है, मैं लूंगा, लेकिन संगमित्रा मैम ने हाथ रेज किया हुआ है। मैम, and also I wanted to also thank Sanmitra ma'am. I saw her name, then I could not figure out, ma'am, that it was very fortunate that you read the entire manuscript and she wrote forward to this book. So I'm grateful that mentor like Professor Sanmitra Acharya is always there to help us to locate discriminations in minority studies. So thank you so much, ma'am. विद्या जी, इजाजत है? मैं जी मैम, बिल्कुल श्योर। थैंक यू सो मच विद्या फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ये बहुत मेरे ख्याल इम्पोर्टेंट मुद्दा था, और जिया ने बहुत अच्छे तरह से इस बात को रखा है, और मेरे ख्याल सर ने, प्रोफेसर थोराट ने जो आगे ले जाने की जो दिशा दिखाई है, वो मेरे ख्याल जिया के लिए बहुत अहम है। और मैं सिर्फ 2 चीज़ें ही कहना चाहती हूँ। पहला तो ये कि आज का ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि इस वक्त 3 जनरेशन के टीचर और स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर मैं थोड़ा सर को अपना टीचर क्लेम करती हूँ तो ज़िया भाई ने मेरे साथ एमफिल लिखा है, तो ये 3 जनरेशन ऑफ टीचर और स्टूडेंट यहाँ पे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा ज़िया की बात सुनकर और सर का कमेंट उस पे पाके। मैं एक बात ज़िया की उसमें ऐड करना चाहती हूँ जो मुझे लगा कि जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, ज़िया ने शायद उसको अल्यूड तो किया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूँ। अक्सर हम ये कहते हैं कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट्स ज़्यादा हैं और जो ज़िया बोल रहे थे कि रहने के तरीके वगैरह वगैरह। NFHS 5 का डेटा जिसको हम बहुत मतलब अहम मानते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत साफ-साफ बताता है कि TFR तो ज़रूर ज़्यादा है मुस्लिम्स में, लेकिन TFR के कॉन्ट्रास्ट में जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं, मसलन सेक्स रेशियो, वो कहीं बेहतर है मुस्लिम समुदाय में एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द रिलीजियस ग्रुप्स। ना केवल वो, जो अर्ली चाइल्डहुड मोर्टालिटी के इंडिकेटर्स हैं वो भी मुस्लिम समाज में बेहतर हैं कंपेयर टू हिंदूज वर्सेस ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। तो कहने का मैं मतलब ये रखना चाह रही हूँ कि हम सिर्फ TFR को लेकर पर्चे पे पर्चा लिखे जाते हैं, लेकिन हम ये जो बाकी के मुद्दे हैं जो बहुत पॉजिटिव पोर्ट्रेल करता है एक समाज का, वो हम नहीं लाते हैं। तो मुझे लगता है जो प्रेजुडिस की बात ज़िया ने शुरू की तो सर ने बहुत क्लियरली रखा है। जब तक हम उस मसले को साथ में लाकर नहीं माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे, ये प्रेजुडिस कंटिन्यू करता रहेगा और शायद हम जो दिशा देने की बात है माइनॉरिटी स्टडीज़ की, वो कहीं इधर उधर हो जाएगी। तो मैं ये बिल्कुल लाना चाह रही थी इस वक्त जब इस बात का जिक्र हुआ। थैंक यू सो मच विद्या। शुक्रिया ज़िया, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अभिषेक सारनाथ का क्वेश्चन है। हाँ, और मैम आपने जो मेरे दिल की बात आपने पहले कर दी, मुझसे लिख कर लिखा हुआ था। बड़ी खुशी की बात है कि 3 जनरेशन और मैं यंगेस्ट इसमें शामिल हूँ। मैंने आपके साथ एमफिल किया और बेसिकली उसी ने मुझे ये डायरेक्शन दिया कि डिस्क्रिमिनेशन को कैसे समझा जाए। शुरू में मुझे सोशियोलॉजी के साथी और टीचर समझते हैं ये सोशियोलॉजी का नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन स्टडीज का स्टूडेंट है। तो ये भी एक बहस है सब्जेक्ट में कि कोर में इन मुद्दों को नहीं रखा गया है, और वही हमें बेसिकली बार बार सवाल करने की जरूरत है। जी विद्या जी, मैंने देखा कुछ सवाल है यहाँ पे। यस, अभिषेक जी ने एक सवाल, 2 बात रखी है। अभिषेक सारनाथ जी, पहली बात जो कि मदरसा में जो प्राइमरीली मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है और रिलीजियस टेक्स्ट में फोकस की जाती है, वो रिस्पॉन्सिबल है मुस्लिम बच्चों के ग्रेजुअल एक्सक्लूजन की। छोटे छोटे स्टडीज, मैक्रो स्टडीज तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्टडीज इस बात को खारिज करता है, मतलब ये बात को गलत कहता है, क्योंकि जो मदरसा में जाने वाले बच्चे हैं उनकी प्रोफाइल स्टडीज हम देखते हैं। कुछ स्टडीज हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स ने करी थी, और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है काफी फील्ड वर्क में पास्ट में जब मैंने किया है कि मदरसों में जो जाने वाले बच्चों हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आप देखेंगे, प्राइमरीली वो पुअर पॉपुलेशंस के ग्रुप से जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर पुअर, आई मीन इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी जो पूरा आप देखेंगे इकोनॉमिक स्टेटस में। तो वहां पे जाने वाले वो बच्चे हैं जिनके पास या तो पास में सरकारी स्कूल नहीं है, या दूसरे स्कूल उनके पास है लेकिन वो उसको बेयर नहीं कर सकते, उनके फीस को नहीं, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज सकते। तो अक्सर ये कारण दिखाई देता है कि फिर चलो ठीक है, इन बच्चों को यहाँ तो भेज देते हैं, कुछ मजहबी किताब पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ना लिखना सीख लेंगे। और उसमें से कई ऐसे मदरसे हैं केरल में, आंध्र प्रदेश में, मतलब हैदराबाद में जहां मैं हूँ, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न यूपी में, जहां पे वो लोग कुछ अच्छे मतलब मेन स्ट्रीम की जो हिंदी किताब है, मतलब सोशल साइंसेस की स्टडीज, ह्यूमैनिटीज को पढ़ाते हैं। प्योर साइंस का तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ जो जाने वाले बच्चे हैं वो परसेप्शन क्रिएट किया है कि किसी कारण बैकवर्डनेस है।
मुसलमान बच्चा तो स्कूल जाना चाहता है और इस छोटे छोटे स्टडीज बता रहे हैं, लेकिन उसके पास स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो पैसे नहीं जाने के लिए, फीस पे करने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एम्पिरिकली और स्टडीड में सही है कि ये देखा है, और जो इम्तियाज साहब की स्टडी पहली है, अशराफ, अजलाफ, अरजाल जो कहा गया है कि मुसलमानों में भी जो कास्ट की हायरार्की है, इसको हालांकि साउथ इंडिया के कई सारे एम.ए. कलाम और दूसरे लोगों ने इसको निगेट भी किया है। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट ने किया है, उसको उसकी स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है हैदराबाद में, जो मुसलमानों में किस तरह के ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं। तो हम मुसलमान को यूपी, बिहार और जो पुराना बिहार है और यूपी पुराना है उस इलाके में देखते हैं, तो हमें दिखता है कि कास्ट की जो परछाई है भारी दिखती थी, लेकिन कास्ट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले नहीं कर रहा है उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस में, उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। हिस्टोरिकली रिसोर्सेज थे, लेकिन अभी आप रिसोर्सेज देखेंगे तो वो किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है। और मैं थोड़ा सर की कल ही पेपर पढ़ रहा था, जो आर्टिकल आई थी, इंटरव्यू बेस्ड है, जहाँ पे सर ने खान का इस्तेमाल किया, वही टर्मिनोलॉजी। तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं कि अशराफ बहुत पावरफुल एजेंसी के तौर पर डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस को जिंदा रखा है, लेकिन रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास में, इस पे भी और रिसर्च करने की जरूरत है। क्योंकि उस लिमिटेड अपर कास्ट, जिसे हम पीपल हैव टोल्ड डिफरेंटली, कास्ट लाइक या ऊंची जाति या अशराफ, वो बहुत लिमिटेड है, और उनके पास जो रिसोर्सेस हैं कंट्रोल करने की बात करते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो इस पे और ज्यादा मेरा ये रिस्पॉन्स होगा, इस पे और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, ना कि वो 50 साल या 40 साल पहले जो बात कही गई थी, बहुत बदल गया है भारत में मुसलमानों की जिंदगी में। और अब यस, मैंने एक पेपर लिखा है इस बात को कि मुसलमानों को एक समान नहीं माना चाहिए, मतलब मुस्लिम शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज होमोजेनस कम्युनिटी। मैंने उस पर कोशिश ये की है कि, और अभी मैं लास्ट में वही कह रहा था कि हेट्रोजेनिटी भी देखना है, और जो कास्ट के जैसा हो सकता है, उनके भाषा हो सकती है, उनका बिलोंगिंगनेस हो सकता है, उनकी फेथ में डिफरेंसेस हो सकती हैं, या प्रैक्टिसेस में डिफरेंसेस है, उन सबको ध्यान में रख के देखना है, तब उनके प्रॉब्लम को दिखाई देगा। तो लोअर कास्ट मुस्लिम्स का जो डिबेट अभी छेड़ा गया है, ये गवर्नमेंट छेड़ रही है या नहीं छेड़ रही दूसरी बात है, ये तो मुसलमान खुद भी पहले से कहते रहे हैं कि हमें और रिजर्वेशन चाहिए। 1990 के बाद बिहार से कई सारे पॉलिटिकल, हमारे कई सारे साथी इसमें इन्वॉल्व थे जब मैं जेएनयू में था उसी दौर में, और ये बात कम्युनिटी से खुद आई है कि इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है उसमें हमें शामिल होने के लिए रिजर्वेशन चाहिए। तो बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन बात यह है कि उसको सिस्टमैटिकली अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है, ना कि अगेन वो स्टीरियोटाइप करके बात को खत्म कर देना। जी अक्कू मारुति का क्वेश्चन है सर, how to address the issues of most marginalized among Muslims and Christians, that is Dalit Muslim and Christians. Okay, last में, right. Thank you, Dr. Nageshwar, a good friend of mine, and that is very important question for us to understand, and perhaps यही बात हमने कोशिश की है कहने की, जो marginalized Muslims में वो लोग हैं, अब दलित मुस्लिम्स, दलित क्रिश्चियंस। आपको ये पता है कि कुछ साल पहले मैं पौंडीचेरी में एक पेपर पढ़ रहा था, तो वहां पे बैठे हुए जो सुनने वाले लोग थे, मतलब सब एकेडमिशियंस थे, खड़े हो गए और मुझे जोर से कहने लगे कि आप बेकार की बात कर रहे हैं, आप बैठ जाइए, है ना। मुसलमान बैकवर्ड नहीं है, या मुसलमानों में दलित कौन है, दलित क्रिश्चियंस कौन है, ये सब मुद्दा बेकार है, बैठ जाइए आप लोग, राइट। तो हम ये समस्या तो ये देख रहे हैं कि मार्जिनलाइज्ड है, और इसके लिए हमारे पास डेटा तो है, वो मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन उसको मानता कौन है और उसको किस तरह से मानते हैं। और इनफैक्ट थोराट सर की जो अभी इंटरव्यू की आई है आज, कल रात मैंने उसको पढ़ी थी, उसमें इस एक जगह उन्होंने इस बात को कहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट करके कमिटी के जरिए समझने की कोशिश करती है। डिपेंड ये करता है कि उसको क्या समझ रहे हैं या समझना चाह रहे हैं। अगर समझना चाह रहे हैं तो दलित और क्रिश्चियंस का जो मुद्दा है वो अपने आप डोमेन में आ जाएगा। हम अभी डोमेन में आने नहीं दे रहे हैं, और उसके पॉलिटिकल रीजंस है, ना कि एनी साइंटिफिक और कोई रैशनल नहीं है। तो दरअसल रिसर्च तो करना है और रिसर्च कर रहे हैं, कई सारे एक्सक्लूजन स्टडी सेंटर में लोग कर भी रहे रिसर्च, लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है जब तक कि उसको पॉलिटिकली उस पूरे कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल एंड लीगल सेटअप में उसको स्क्रूटनी के जरिए लाया जाए और उसको समाज के सामने रखा जाए।
तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होएगा। और सर थोड़ा सर, I will also request you to reflect on these issues if you can, on the point that how to see the Dalit Muslims and Christians. People may not have read your interview. नहीं, उसमें ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो थीरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ना, और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने जो बात की है वो ये की है कि भाई जो आपने एटवेल की बात की है ना, प्रिजुडिस वाली जो किताब है, एटवेल को क्रिटिसाइज किया है ब्लूमर ने। जो आपने बात की है वो ब्लूमर की है, वो एटवेल की नहीं है। एटवेल जो कह रहा है वो इंडिविजुअल प्रिजुडिस की बात कर रहा है। ब्लूमर कह रहा है कि इंडिविजुअल प्रिजुडिस कोई चीज नहीं है, ग्रुप प्रिजुडिस है। ग्रुप मुस्लिम एज ए ग्रुप, ये नहीं कि प्रिजुडिस जियाउल के खिलाफ है, नहीं, प्रिजुडिस सारे मुस्लिम के खिलाफ है। एनीवे, जो इशू ये है कि समाज में डाइवर्सिटी है और वेरियस ग्रुप है, सोशल कैटेगरीज है, और जो कुछ डोमिनेंट कैटेगरीज है और कुछ सबऑर्डिनेट कैटेगरीज है। तो डोमिनेंट कैटेगरीज अपने रूल लेट डाउन करती है कि वो सबऑर्डिनेट कैटेगरीज के साथ कैसे बिहेव करें। ये मसला है सही तरीके से, कि व्हाइट हाउ दे बिहेव विद ब्लैक, हाउ हाई कास्ट बिहेव विद लो कास्ट, हाउ मेन बिहेव विद फीमेल, हाउ मुस्लिम हाउ हिंदूज मेजॉरिटी बिहेव विद मुस्लिम। तो ये जो डोमिनेंट मेजॉरिटी कम्युनिटीज होती है, इसके ये लेट डाउन द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर विद द सबऑर्डिनेट ग्रुप बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कलर एंड रेस। और उसमें जो मसला ये है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो डिस्क्रिमिनेट करता है। उसका आधार ये है कि भैया वी आर ए डोमिनेंट कम्युनिटी, वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम। सो डिफरेंट आ जाता है अस एंड दे, और जो दे है वो माइनॉरिटीज में है, डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये यदि आप डेफिनेशन ले ले तो दो लेवल पे इसको कहा जा सकता है कि भाई मुस्लिम जो है विजाविस हिंदू, दे फेस डिस्क्रिमिनेशन बाय हिंदू। और डिस्क्रिमिनेशन वो एम्प्लॉयमेंट में है, वो सिविल राइट में है, बिजनेस में है, एग्रीकल्चर में है। हमने तो कम से कम IIDS में एम्प्लॉयमेंट में तो डिस्क्रिमिनेशन पाया है ना। जो हमारी पेपर है EPW में, हमने देखा है कि मुस्लिम फेस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, विनोद मिश्रा और अनुराधा बैनर्जी और मेरी जो आर्टिकल है EPW में, उसमें पाया है कि मुस्लिम फेस ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन इन रेंटिंग ऑफ द हाउसेस। घर मिलता नहीं है, पैसे रेंट आप मार्केट रेंट भी दे दो फिर भी नहीं मिलता है। तो मुस्लिम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, और उसके वजह से उसकी स्थिति खराब है। एक तो ये पॉइंट है। लेकिन उसकी इंटरसेक्शनैलिटी है कि विद इन द मुस्लिम वो लोअर स्टेटस के मुस्लिम भी है। और ये मुस्लिम इंडिया में जो है, कुछ ईरान से जो आए हैं, ये वो बात अलग है, वो सारे हाई कास्ट मुस्लिम और लो कास्ट मुस्लिम है। जो हाई कास्ट मुस्लिम है या जो ईरान से आया हुआ है भी, वो भी अपने आप को ऊंचा समझता है, तो ही और सी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द शेड्यूल, अगेंस्ट द अनटचेबल हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वो बांग्लादेश में है क्लियरली, पाकिस्तान में है क्लियरली। तो एक तो इशू है कि रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा है विद इन द रिलीजन ऑन कास्ट एंड स्टेटस पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। वही बात क्रिश्चियनिटी की है। तो इसको डील कैसे करें? इसको डील ऐसे करें, जो आपने मुझे कहा है कहने के लिए, वो ये है कि यदि रिलीजन के बेसिस के ऊपर मुस्लिम क्रिश्चियन का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनको प्रोटेक्शन जरूरी है। एक तो लॉ हो कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है। दूसरा, उनका डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फेयर शेयर नहीं मिलता, तो फेयर शेयर देने के लिए कोई रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी हो जो शेड्यूल कास्ट के लिए है। ये मुस्लिम के लिए सोल्यूशन है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल आता है कि विद इन द मुस्लिम भी डिफरेंसेस है। तो पॉलिसी ये है
कि जो लोअर कास्ट मुस्लिम है या लोअर स्टेटस मुस्लिम है और वो दे फेस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम हाई कास्ट मुस्लिम, तो उनके लिए स्पेशल पॉलिसी बना अदर देन दैट ऑफ पॉलिसी बेस्ड ऑन रिलीजन। तो उसके लिए एडिशनल पॉलिसी जरूरी होगी कि उनको एडिशनल शेयर मिले। तो मेरा ख्याल है जो रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है वो दोनों बेसिस पे चाहिए। One for the Muslim if they are discriminated. Second, that within the Muslim, the low caste Muslim face more discrimination on the basis of caste. They need double protection. Religion का discrimination है उसका भी protection चाहिए और कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, लोअर स्टेटस का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमें ग्रुप स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। There is no choice in India that you cannot avoid a group specific policy. इसलिए तो लगातार डिमांड आ रही है, दलित क्रिश्चियन मांग रहा है, दलित मुस्लिम मांग रहा है, जाट मांग रहा है, मराठा रिजर्वेशन मांग रहा है। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि they feel that they are discriminated on the basis of group identity. तो मेरा ख्याल है we can deal this very complicated problem of Indian society based on the group specific policies, because there is a exclusion and discrimination based on the group. One aggregate religion, within the religion you have discrimination based on the caste. थैंक यू सर। अभी कोई सवाल तो नहीं है, अगर कोई पूछना चाहता है तो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और ये मैं और एक बात कहूंगा कि वो इंटरव्यू में सवाल आया, अरे वो सवाल क्या है कि अरे भैया बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी बिलीव इन इक्वालिटी। इक्वालिटी में बिलीव करने के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो आइडियोलॉजी और थियोलॉजी ऑफ इक्वालिटी हैज नॉट बीन एबल टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरी बात यह है कि जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो तो यहीं के है ना, यहीं से कन्वर्ट होके गए हैं, लो कास्ट हाई कास्ट कन्वर्ट हुई है। अम्बेडकर साहब की उसमें थियरी है कि सारा जो मुस्लिम है वो बहुत बल्क ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम इंडिया, सो हाई कास्ट भी है, लो कास्ट भी है। अब कन्वर्जन के बाद वो डिफरेंसेस रिमूव नहीं हुए कास्ट के, तो हाई कास्ट मुस्लिम और हाई कास्ट क्रिश्चियन जो है, और हाई कास्ट सिख, जाट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मजहबी सिख, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो आपको डबल पॉलिसी चाहिए कि जो रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन सबका होता है, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, सिख का, उसके लिए पॉलिसी, और विद इन द रिलीजियस माइनॉरिटीज जो लोअर कास्ट और लोअर स्टेटस क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख्स, बुद्धिस्ट है, उनके लिए पॉलिसी चाहिए आपका। इंडिया इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री and all credit goes to the biomedical theory to make it more complicated. Yeah. थैंक यू सर। मेरे ख्याल से अभी कोई सवाल नहीं सर, हमें यहाँ रुकना चाहिए। Okay, okay, yes. ओके सर, थैंक यू सर। जिया सर, आपको हमारी एसोसिएशन के ओर से फ्यूचर में आने वाली आपके संशोधन को बहुत बहुत वेल विशेष। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर फराद सर। अब मैं इस चर्चा को धन्यवाद देने के लिए आकांक्षा सोमकुवर, बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू सो मच। Hello. हाँ, Ma'am, I'm hello. audible. Yes, audible. Yeah. Good evening, all of you. I'm Akanksha Rahul Sompar, and I am pursuing my BA 5th semester, that final year from Dr. Ambedkar College, Diksha Bhumi, Nagpur. Today, Sunday on 23rd October 2022, we all gathered in this online platform for webinar that Association for Social and Economic Equality, Nagpur, a webinar on reading minorities in India, that problems and context, and a book discussion on reading minorities in India, forms and perspective. I want to share something which I felt and I experienced. Absolute equality isn't desirable because it will not motivate people to work hard in such situation
The optimum utilization of talent of man will not happen. Thus, the society will not reach to the level of progress which it can. I am thankful to the chairperson of the program, Padma Shri, Professor Sukhdev Thorat sir, former chairman of UGC and ICSSR, New Delhi, president of Association for Social and Economic Equality, seems really grateful to his precious time and the message. I am really thankful to you, sir. Then the main speaker of the webinar is Dr. KM Ziauddin, sir, Department of Sociology, School of Arts and Social Sciences, Maulana Azad National Urdu University, Gachibowli, Hyderabad. It is really a very informative guidance by the sir. I am really thankful to Dr. KM Ziauddin sir for his time and talk. Sir, I want to tell you something that we surely look forward your book. I am thankful to Sanghamitra, Asharya ma'am and all the present people who took part in the discussion. Apart from that, I am thankful to all respected teachers who are present here to attend the webinar, especially conveners Dr. Trilok Hazare sir and Dr. Kamle sir. As well as I am thankful to Ms. Vidya Chaurpagar ma'am that she gave me opportunity to express my vote of thanks to you. At last, all the present students, I would like to all of you that thank you very much guys for your support and you all hear this program very peacefully. At last but not the least, I want to share Karl Marx's quote. He said that it is not our consciousness that determines our existence, rather it is our existence that determines our consciousness. With this quote, I hereby declare with the permission of chief guests and respected teachers, we successfully and nicely completed the program. Thank you. Have a great evening. Thank you, Akanksha. Thank you very much. Thank you, sir.